नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अभिषेक नमन हार्ट कंकड़बाग पटना से। हमारा मोबाइल नंबर है 9199448999। जैसा कि पिछले हफ्ते एक दर्शक ने अनुरोध किया था कि सीआरटी पे कुछ प्रकाश डालने के लिए, कुछ डिस्कशन करने के लिए, तो आज का सेशन हमने सीआरटी पे रखा है। पहले भी हमने जब पेसमेकर का सेशन किया था, पेसमेकर आईसीडी का, उसके साथ थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन सीआरटी पे किया था। तो आज जो दर्शक हैं उनके अनुरोध पे, जैसा मैंने बताया था कि अगर कोई टॉपिक पे अनुरोध आता है तो हम लोग उसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो आज का डिस्कशन हम सीआरटी पे करेंगे। तो सीआरटी एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले के सेशन में एक बार हार्ट फेलियर पर डिस्कशन किया था। हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि आपकी जो हार्ट की पंपिंग की क्षमता होती है, जो हार्ट के पंप करने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, जिसको हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। और एक हार्ट फेलियर होता है जिसमें हार्ट के फैलने की क्षमता, जो ब्लड रिसीव करने के लिए फैलना होता है, उसकी क्षमता कम हो जाती है, जिसको हम लोग हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले सेशन में, पहले के सेशन में डिस्कस की हुई हैं। आज सीआरटी जब हम डिस्कस करेंगे तो हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में यूजुअली हम उसको यूज़ करते हैं। और उसमें भी एक पर्टिकुलर लेवल से अगर हार्ट की पंपिंग कम है तो ही हम लोग उसको मशीन को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी या पंपिंग होती है, उसका जो कंडक्शन सिस्टम है या तरंगे या करंट बनती हैं, उसके बारे में पहले भी मैंने इस पर डिस्कस किया है। आज छोटा सा फिर एक ब्रीफ में डिस्कशन कर लेता हूँ। ये अगर हार्ट है, मान लीजिए हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जो मैंने पिछले सारे सेशन में लगभग बताया होगा। ये ये दाहिने तरफ का चैम्बर जो आपका इम्प्योर ब्लड या जो गंदा खून होता है उसको रिसीव करता है। इसके ऊपर और नीचे के 2 चैम्बर होते हैं। ये आपका वाल्व्स होते हैं। यहाँ से जो ब्लड निकल के जाता है ये लंग्स की तरफ चला जाता है। इसकी पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों तरफ लंग्स है हमारा। लंग्स में ये ब्लड जाता है और लंग्स से जो प्यूरिफाई होकर ब्लड लौटता है वो लेफ्ट साइड में लौटता है, और यहाँ से फिर पंपिंग होता हुआ ये आपका ऑर्टा एक होता है, जो पिछले सेशन में मैंने दिखाया था। उससे वो ब्लड पूरे शरीर को ब्लड लेके चला जाता है। अब जो हमारा कंडक्शन सिस्टम है, जो करंट बनती है हार्ट की पंपिंग के लिए, जो जन्म से लेके मृत्यु तक हमारी हार्ट की पंपिंग को बनाए रखता है, उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं। ये हमारा दाहिने तरफ का ऊपर का चैम्बर राइट एट्रियम है। ये दाहिने तरफ का नीचे का राइट वेंट्रिकल है। ये बाएं तरफ का ऊपर का लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया नीचे का। जो करंट बनती है हार्ट की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, वो बनती है यहाँ पे, दाहिने तरफ के ऊपर वाले चैम्बर के ऊपर वाले पार्ट पे, जिसको हम लोग एस नोड बोलते हैं। वहां से करंट यहाँ आता है डिफरेंट, समझिए कि वायर्स के थ्रू। ये अगर मैं इसको कॉमन बोलचाल की भाषा में बताऊं तो जैसे आपका जो जो पावर हाउस होता है जहाँ से वो बिजली जनरेट होती है, वहाँ से करंट आपके सब स्टेशन पे पहुंचा। सब स्टेशन से एक अलग तरह की तार होती है, ये भी नोट हो गया। ये बंडल ऑफ फीज बोलते हैं इसको। फिर राइट के लिए अलग, लेफ्ट के लिए अलग बढ़ जाता है। लेफ्ट वाला चूंकि बड़ा और मोटा चैम्बर है, इसलिए फिर 2 पार्ट में बढ़ जाता है, लेफ्ट इंटीरियर फेसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल। और फिर ये पेड़ की जड़ की तरह ये पूरे हार्ट में फैल जाता है। अलग तरह के फाइबर, या जैसे पेड़ के पतले पतले जड़ होती हैं, उस तरह से, जिसको हम लोग पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं, ये वाले पतले वायर्स को। अब जो हम लोग हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जब हमारा ये हार्ट की पंपिंग आपकी कम होने लगे, तो उसको हम लोग लेस देन 50% होने लगे, तो हम लोग इसको हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हार्ट फेलियर विथ जब रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन या जो इजेक्शन फ्रैक्शन की कमी होती है, तो ये ब्लड पंप ठीक से नहीं कर पाता। तो इसके 2 नतीजे होते हैं कि आगे हमारा जो ब्लड जाना है शरीर में इस्तेमाल होने के लिए, वो ब्लड कम पहुंचता है। जो यहाँ से ब्लड पंप होके इधर आना है आपके शरीर में, पूरे शरीर में जाने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए, वो कम पहुंचता है। और उसका नतीजा होता है कि हमें थकान, निंद्रा और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। किडनी को ब्लड कम मिलता है तो किडनी की भी परेशानी हो सकती है। ब्रेन को ब्लड कम मिलेगा तो उसमें हमें नींद आएगी,
थकान थकान लगती रहेगी, मांसपेशियों को ब्लड कम मिलेगा तो थकान होती रहेगी, तो उसका फॉरवर्ड फ्लो कम हो गया, चूंकि आगे का फ्लो कम हो गया तो उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं। और कुछ जो ब्लड एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ है यहाँ पे कम पंपिंग के कारण, उसका बैक प्रेशर हमारे पीछे के चैम्बर और पीछे के चैम्बर के बाद ये लंग्स पे पड़ता है, जिससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी सांस फूल सकती है, चलने पे, कभी कभी बैठने पे, लेटने पे ज़्यादा फूल सकती है, जिसको हम लोग ऑर्थोपनिया बोलते हैं। ये इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे पानी अगर पटाने का पाइप है, उसका आगे का मुंह हमने बंद कर दिया क्योंकि आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो आगे का मुंह छोटा हो गया है, तो वो पीछे की तरफ नल की तरफ से पानी फेंकता है। उसी तरह से ये पीछे के चैम्बर में पानी फेंकेगा और पीछे लंग्स में पानी इकट्ठा होकर सांस फूलने लगेगी, और ये प्रेशर फिर इधर से होता हुआ आपके दाहिने तरफ के प्रेशर को बढ़ाएगा और पैर में सूजन, गर्दन के नसों का फड़कना, जिसको जेवीपी हम लोग बोलते हैं, वो हो सकता है। जब इस तरह की हार्ट फेलियर होती है तो कुछ चीज़ें होती हैं। ये जो आपका वायर्स हैं, इनका काम होता है कि जब करंट यहाँ से बना तो यहाँ से एक साथ स्प्रेड होता है पूरे ऊपर के चैम्बर में, और दोनों चैम्बर एक साथ पंप करता है ताकि ब्लड दोनों चैम्बर में नीचे की तरफ एक साथ रिसीव हो। और जब ऊपर के चैम्बर का पंपिंग खत्म हो गया तो वो फैलना शुरू करता है और नीचे का चैम्बर फिर एक साथ ही पंप करता है। जैसे हम एक अगर अपनी पांचों उंगलियों को ले लें और इसके ढाई ढाई पार्ट कर लें, दो और तीन पार्ट कर लें, तीन पार्ट लेफ्ट साइड का, दो पार्ट राइट साइड का, तो एक साथ ये पंप करता है ताकि एक साथ दोनों चैम्बर से ब्लड निकले और एक तारतम्य और सिंक्रोनाइज्ड वे में आपका ब्लड इजेक्ट हो, यहाँ से बाहर की तरफ निकले। तो ये नॉर्मल फिनोमेना होता है। लेकिन जब हार्ट की पंपिंग कम होनी शुरू होती है तो एक प्रॉब्लम क्या होती है कि करंट एक तरफ के चैम्बर में पहले पहुंचने लगता है, दूसरे तरफ के कंपैरिजन में वो दोनों तरफ हो सकता है। चाहे इस वाले चैम्बर में ब्लॉक हो, बाएं वाला जो तार, ये वाला ग्रीन वाला है लेफ्ट बंडल जिसको बोल रहा हूँ मैं, इसमें ब्लॉक हो जाए तो पहले इधर करंट जाएगा, फिर इधर के मांसपेशी के थ्रू होता हुआ ये करंट इधर पहुंचेगा, तो पहले इधर का चैम्बर पंप करेगा और फिर बाद में इधर का चैम्बर पंप करेगा। जो हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो भगवान ने बनाया है उससे बिल्कुल अलग है। भगवान ने बनाया है कि दोनों चैम्बर को लगभग एक साथ पंप करना है, लेकिन यहाँ पे दाहिने का चैम्बर पहले पंप करेगा, बाएं का चैम्बर पंप करेगा, तो इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ऑलरेडी हार्ट की पंपिंग कम है, हार्ट की जो मांसपेशियां कम सिकुड़ रही हैं, कम पंप कर रही हैं, और इस कारण से उसकी इफेक्टिव पंपिंग और कम हो जाती है और वो फर्दर और आपकी हार्ट की पंपिंग को कम कर सकता है। उसी तरह से अगर दाहिने तरफ की वायर में करंट नहीं जा रहा और बाएं तरफ की वायर में करंट जा रहा है, तो बाएं तरफ की वायर से करंट स्प्रेड हुआ, पहले इधर वाली चैम्बर पंप करेगी और फिर इसके मसल से होता हुआ इधर वाली चैम्बर पंप करेगी। तो इन परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर, दोनों वेंट्रिकल के बीच में डिसिंक्रोनी, मतलब कोई तारतम्य नहीं है दोनों के बीच में। एक अपने अपने अलग टाइम पे पंप कर रहा है, दूसरा अपने अलग टाइम पे पंप कर रहा है, जो हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी जो भगवान ने बनाया है उससे बिल्कुल ही अलग है। तो अब सीआरटी मशीन क्या होती है? सीआरटी मशीन इसी को करेक्ट करने के लिए एक मेथड है। मेथड क्या है कि जैसे मैंने पेसमेकर के सेशन में बताया था कि पेसमेकर में क्या करते हैं कि हमारी एक डिवाइस यहाँ पे लगी होती है, एक डिवाइस यहाँ पे आ गई, यहाँ से हम दो वायर डालते हैं, एक इधर और एक इधर। अगर सिंगल वायर की पेसमेकर है तो सिर्फ ये वाले चैम्बर में एक वायर जाती है, डबल वायर, डबल चैम्बर की पेसमेकर है तो दोनों चैम्बर में एक एक वायर जाएगी, ये राइट वेंट्रिकल में, ये राइट आर्टरी में। इसमें क्या होता है कि ऊपर की चैम्बर एक साथ, मतलब ऊपर की चैम्बर पंप करेगी फिर नीचे की चैम्बर पंप करेगी, बट ये दोनों के बीच में डिसिंक्रोनी या तारतम्य जो होना चाहिए वो मेंटेन नहीं रहेगा, डिसिंक्रोनी रहेगी। और जो तारतम्य जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि एक साथ दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि चैम्बर वायर मैंने राइट वाले चैम्बर में डाला है, तो ये क्या करेगा कि पहले राइट वाले को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा फिर लेफ्ट वाले को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है जिसमें हार्ट की पंपिंग पहले से कम है और इस तरह का पेसमेकर अगर हम डालते हैं तो वो और परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि पहले से डिसिंक्रोनी है और हमने ये पेसमेकर डाला तो और डिसिंक्रोनी कर सकता है। नॉर्मली हार्ट फेलियर जब होता है तो उसमें हम लोग पेसमेकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेशन होते हैं जिसमें पेसमेकर लगाना पड़ता है। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो डिसिंक्रोनी है इस वायर और इस वायर के बीच में, मतलब इस वायर में करंट नहीं जा रहा तो इस वाले वायर से पहले जाएगा और ये मसल से होता हुआ इधर आएगा। तो इस तरह की डिसिंक्रोनी चाहे इस तरफ से हो चाहे इस तरफ से हो, उसको दूर करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं
सीआरटी। सीआरटी में क्या होता है कि एक अलग तरह का तार फिर जाता है, एक थर्ड वायर यूज होता है जो कि आपके लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में इंसर्ट हो जाता है। एक नस होती है जिसको हम लोग कॉर्नरी साइनस बोलते हैं, उसके थ्रू कॉर्नरी साइनस निकलता, उसका जो ओपनिंग होती है वो होती है दाहिने तरफ के नीचे वाले चैम्बर राइट वेंट्रिकल में, और उसका जो एक्सटेंट है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में हम जितना अंदर जाके इस लीड को डालेंगे, उतना वो लेफ्ट वेंट्रिकल के कंट्रक्शन को इसके साथ, ये राइट वेंट्रिकल के वायर के साथ और लेफ्ट वेंट्रिकल के वायर दोनों मिलके एक साथ आपके दोनों वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करेंगे, ताकि जो आपके डिसिंक्रोनी हो रही थी उसको मिनिमाइज किया जा सके। खत्म यूजुअली नहीं होती है, बट किसी किसी पेशेंट्स में वो बिल्कुल जीरो भी हो सकती है, बट बहुत रेयर फेनोमेना है। बट यूजुअली हम उसको चाहते हैं कि जितना कम कर सकते हैं इन दोनों के चैम्बर की डिसिंक्रोनी को, उतना कम कर पाए। एक और अंतर है कि जब हम पेसमेकर लगाते हैं दो चैम्बर का, एक चैम्बर और दूसरे चैम्बर का, तो हम चाहते हैं कि जो पेसमेकर का इस्तेमाल है जितना कम से कम हो सकता है, जितना जितना मिनिमल हो सकता है उतना हो, क्योंकि पेसमेकर पे पेशेंट जब होता है तो ये डिसिंक्रोनी वाली बात ज़्यादा आती है। कंपेयर्ड अगर करें सीआरटी डिवाइस के, तो ये भी एक पेसमेकर की तरह है, लेकिन इसमें हम चाहते हैं कि जब सीआरटी हमने यूज़ किया हार्ट फेलियर, जब है पेशेंट की पंपिंग कम है उस तरह के पेशेंट्स में, तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा पेसिंग हो सकती है, जितना ज़्यादा सीआरटी से मशीन से पेसिंग हो सकती है हार्ट की, उतना ज़्यादा पेसिंग हो, ताकि दोनों के बीच में जो डिसिंक्रोनी या तारतम्य की कमी है वो हम लोग इम्प्रूव कर पाएँ, सुधार कर पाएँ, ताकि आपके लॉन्ग टर्म में हार्ट की फंक्शन में सुधार होने के चांसेस बढ़ जाएँ, आपके सिम्टम्स में सुधार होने के चांसेस बढ़ जाएँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इम्प्रूव हो जाए। जो बार बार भर्ती होता है पेशेंट हार्ट फेलियर का, इन सब कारणों से, वो एडमिशन्स तो जीरो नहीं हो सकते हैं, बट बहुत हद तक उसकी कमी आ जाती है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है आपका सीआरटी डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए। अब सीआरटी क्या हुआ कि सीआरटी में सिर्फ पेसमेकर की फैसिलिटी है, वो हार्ट की चैम्बर को पंप करेगा। एक तार यहाँ पे है, ऊपर वाले चैम्बर को पंप कराया उसने, दूसरा तार यहाँ और यहाँ है, दोनों नीचे वाले चैम्बर को एक साथ उसने पंप कराने की कोशिश की। थोड़ा सा एक गैप रहता है दोनों के बीच में, माइनर सा गैप, उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, बट यूजुअली नियर फिजियोलॉजिकल या जैसा भगवान ने बनाया है उस लेवल की जो सिंक्रोनी या तारतम्य होती है हम लोग इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और बहुत बार कर भी पाते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब एक नाम इसमें आता है सीआरटी मशीन के, मैंने बारे में बताया है, ये सीआरटी मशीन जो पेसमेकर का सिर्फ काम कर रहा है। जब इस तरह के हार्ट की प्रॉब्लम होती है जिसमें हार्ट की पंपिंग आपकी कम है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि एक हमेशा एक चांसेस रहता है कि आपकी नीचे वाले चैम्बर, जब हार्ट की पंपिंग कम है तो एक अलग तरह की धड़कन तेज होके आपको कार्डियक अरेस्ट की चांसेस रहते हैं। अगर आपकी कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री पहले रही है तो ये चांसेस और ज़्यादा होते हैं, और नहीं रही है तो ऐसे भी चांसेस रहते हैं, बट कंपेयर टू जिनको पहले कार्डियक अरेस्ट हुआ है चांसेस थोड़े कम होते हैं। दोनों ही परिस्थिति में अगर पहले आपको हार्ट की पंपिंग कम है, 35% से कम आपकी हार्ट की पंपिंग है, और पहले कोई आपको कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री नहीं है, तो हम लोग सीआरटी लगा सकते हैं। और पेशेंट को एक और एडवाइस दे सकते हैं कि आप सीआरटी के साथ एक और जो आपकी डिवाइस में फीचर आती है सीआरटी डी बोलते हैं, जिसमें जिसमें राइट वेंट्रिकल में एक क्वाइल की तरह होता है। तो उस तरह की गलत धड़कन या खराब धड़कन, जिसको वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के रूप में हम जानते हैं, अगर वो होता है आगे चल के कभी भी फ्यूचर में, तो वो जो मशीन है आपकी डिटेक्ट कर लेगा गलत धड़कन की, और ये वाली जो शॉक, ये जो आपकी राइट वेंट्रिकल में जो तार है जिसमें कॉइल्स लगे हैं शॉक डिलीवरी के लिए, बिजली का झटका देने के लिए, ये उस गलत धड़कन को डिटेक्ट करके और ऑटोमेटिकली वो शॉक डिलीवर कर देगा, ताकि पेशेंट की लाइफ बच सके। तो ऐसा पेशेंट जिसमें कि हार्ट की पंपिंग कम है और आपके पहले कभी कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री नहीं है, उसमें अगर हम इस तरह की डिवाइस को लगाते हैं, सीआरटी डी लगाएं या सिर्फ इस तरह की डिवाइस लगाएं जिसमें ये कॉइल है, सीआरटी वाली डिवाइस नहीं लगाएं, उसको हम लोग प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं। ऐसा कोई पेशेंट
जिसमें कि पहले कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री है और उसमें ये डिवाइस अगर हम लगाते हैं तो उसको हम लोग सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं। जैसे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसके बाद हमने डिवाइस लगा, उसको सेकेंडरी बोला मैंने। प्राइमरी उसको इवेंट हो चुका है पहले, सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस के रूप में हम लोग उसको लगाते हैं। तो जैसे मैंने ये पूरा डिटेल बताया कि ये जब डिवाइस है ये तब हम लगाते हैं जब हार्ट की पंपिंग एक पर्टिकुलर लेवल से आपकी कम है और जो दोनों चैम्बर के बीच में सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, मतलब सिंक्रोनी की प्रॉब्लम है कि दोनों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में इस तरह की मशीन का इस्तेमाल होता है। यूजुअली अगर ये वाले चैम्बर में आपकी करंट कम जा रही है तो पहले ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इस वाले वायर में भी अगर करंट नहीं जा रही है तो भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, वो डॉक्टर अपना सारी चीज़ें देख के, पेशेंट का प्रोफाइल देख के, ईसीजी देख के, इको देख के, सारी चीज़ें देख के डिसाइड करना होता है कि किस मरीज में कौन सा डिवाइस फिट बैठेगा या वाकई में सीआरटी डिवाइस की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये आपके थे इसमें जैसे मैंने पहले भी पेसमेकर के सेशन में बताया है कि इसमें यूजुअली दो कंपोनेंट होते हैं। ये जो सीआरटी डिवाइस का सीआरटी या सीआरटीडी डिवाइस का ये जो जो कॉलर बोन या यहाँ पे जो चेस्ट पे हम लोग लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पल्स जनरेटर। वहाँ से तीन तरह के तार जाते हैं, ये राइट एट्रियम में, ये राइट वेंट्रिकल में, और ये कोरोनरी साइनस एक नस होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में हम इंटर नहीं करते हैं, लेकिन उसके ऊपर की वाल से ये नस जाती है, उसका हम लोग इस्तेमाल करके स्पेसिंग को यूज़ करते हैं। और इससे फ़ायदा होता है कि ऊपर की चैम्बर पंप की, उसके बाद नीचे की चैम्बर, दोनों वायर्स, नीचे के वायर्स जो मैंने बताया, ये वायर राइट वेंट्रिकल का और ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो वायर है, दोनों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ताकि वो डिससिंक्रोनी है वो मिनिमाइज हो सके। और इसमें अगर कॉइल के साथ जो बिजली का झटका देने वाली फीचर के साथ अगर डिवाइस है तो उसको हम लोग सीआरटीडी बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं और उस तरह के पेशेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इससे फ़ायदा क्या क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि चूंकि दोनों चैम्बर, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि ये आपका जो पंजा है, पंजे से अगर मैं मुट्ठी बनाने की कोशिश करूँ तो नॉर्मल चैम्बर जो पंप करता है वो पांचों उंगलियों से ऐसे ऐसे पंप करता है। अब मान लीजिए कि मैं दो चैम्बर को राइट वेंट्रिकल के रूप में दे दूं और तीन चैम्बर को लेफ्ट वेंट्रिकल के रूप में दे दूं, और अगर ये चैम्बर, मान लीजिए ये चैम्बर पहले कॉन्ट्रैक्ट किया और ये बाद में कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये आपकी डिसिंक्रोनी हो रही है, मतलब ये और इसके बीच में आपकी जो तारतम्य है वो खत्म हो रहा है। उससे क्या होता है कि आपकी पंपिंग कैपेसिटी खत्म हो जा रही है। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर किसी को आपने मतलब पंच करना है, मुक्का मारना है, तो आप डेफिनेटली अगर इसके पांचों उंगली एक साथ बांध के अगर मारेंगे तो उसको ज़्यादा चोट लगेगी। उसी तरह से पांचों, अगर दोनों चैम्बर एक साथ पंप करता है तो हार्ट ज़्यादा पंप कर पाता है ब्लड अच्छे से। लेकिन अगर आप तीन उंगलियों से मतलब तीन उंगली आपने मुट्ठी बनाई, बट तीन ही उंगली की मुट्ठी बनाई और दो उंगली की मुट्ठी बनाई अलग अलग, और तब आपने पंच किया, तो सामने वाले को चोट डेफिनेटली कम लगेगी। उसी तरह से अगर हार्ट अलग अलग टाइम में पंप कर रहा है तो इफेक्टिव पंपिंग आपकी हार्ट की बहुत कम हो जाएगी, और इससे जो डिफरेंट परेशानियां हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं। अगर ये डिवाइस लगाते हैं तो वो सारी परेशानियां कम हो जाती हैं, जिसमें कि आपकी सांस लेने की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। कितनी बार इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव कर जाता है 30-40% पेशेंट्स में, कुछ में पार्शियली, कुछ में फुल्ली इंप्रूव कर जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल का एडमिशन और स्टे मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है, और सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे जो होते हैं वो बच सकते हैं अगर आईसीडी डिवाइस के साथ सीआरटीडी मशीन लगी हुई है, तो वो आपके सडन कार्डियक अरेस्ट को भी प्रिवेंट करता है। जब हम डिवाइस लगाते हैं कैथ लैब के अंदर, एक जो मशीन होती है हमारी एक्सरे के इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म है कैथ लैब मशीन, उसके अंदर लगाते हैं। कुछ 6-7 घंटे की, 5-6 घंटे की फास्टिंग होती है मरीज की, उसमें हम यूज़ करते हैं उसको, लगाने का ट्राई करते हैं। और यूजुअली मरीज पूरी तरह से होश में होता है। लोकल एनेस्थीसिया, जो जहाँ पे हमें मशीन लगानी है वहाँ पे बस सुन्न करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। और लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होने के बाद
ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। कभी कभी पेशेंट अगर ज़्यादा एजिटेटेड है तो हम लोग माइल्ड सेडेशन देने की कोशिश करते हैं, ताकि पेशेंट बहुत ज़्यादा एजिटेटेड या इरिटेबल ना हो, और हमारे प्रोसीड्योर में कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई दिक्कत आने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएं। कुछ कुछ चांसेस या कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं, जिसमें कि ब्लीडिंग होना, कभी कभी लंग्स के अंदर एक होल का हो जाना जिसको निमोथोरेक्स, उसके बाहर हवा का भर जाना निमोथोरेक्स बोलते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कभी कभी वायर्स जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तीनों, इससे कभी हार्ट के अंदर परफोरेशन या रप्चर हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और कभी कभी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। सारे प्रिकॉशन के बावजूद भी इन्फेक्शन हो सकता है, बट ये सब बहुत ही कॉमन सिनेरियो नहीं होते हैं। बहुत रेयरली ये सब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे मैंने बताया कि दो तरह की डिवाइस है सीआरटी के साथ, सीआरटी पी जिसको हम लोग, तीन तार हैं लेकिन सिर्फ वो पेसमेकर फैसिलिटी के साथ है, मतलब ऊपर का चैम्बर की पेसिंग हुई, पंपिंग हुई, नीचे के दोनों चैम्बर की एक साथ पेसिंग हुई और पंपिंग हुई। इसमें कोई शॉक देने वाली, इलेक्ट्रिक झटका देने वाली मशीन नहीं इनबिल्ट है। दूसरी मशीन होती है सीआरटी डी। सीआरटीडी में भी तीन वायर होते हैं, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल का नीचे, राइट दाहिने तरफ के नीचे वाला चैम्बर जिसको राइट वेंट्रिकल हम बोलते हैं, उसके अंदर जो वायर होती है उसके ऊपर कॉइल भी होता है, और कॉइल वो खराब धड़कन को डिटेक्ट करके, और जब भी जरूरत होती है वो बिजली का झटका देके, अगर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है, और मैक्सिमम टाइम वो करेक्ट कर सकता है। और ये जब भी धड़कन तेज होगी तो उसको ठीक करेगा। इसमें मैंने बताया कि उसके पहले से हम लोग पार्ट प्रिपरेशन, पार्ट का क्लीनिंग, कैथलैब का फ्यूमिगेशन जिसको स्टरलाइजेशन हम लोग बोलते हैं, वो करते हैं, और प्रोसीड्यूर के दिन 6-7 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। और लोकल एनेस्थीसिया में हम करते हैं, पेशेंट बिल्कुल ही बेहोश नहीं होता, कभी कभी माइल्ड सेडेशन देना पड़ता है। उसके बाद ये है कि उसके लिमिटेशंस क्या हैं, कब तक पेशेंट नॉर्मलाइज हो सकता है। तो नॉर्मली ऑपरेशन के बाद 24 से 48 घंटे हम लोग आईसीयू के अंदर रखते हैं। थोड़ा सा एक भारी वजन का सैंडबैग आता है, वो हमें रखना पड़ता है ताकि ब्लीडिंग के चांसेस, लोकल कलेक्शन के चांसेस मिनिमाइज हो जाए। और फिर हम लोग थर्ड डे पेशेंट को, सेकंड टू थर्ड डे डिस्चार्ज करते हैं, विथ एडवाइस कि आपको रेगुलर फॉलोअप में आना है, ड्रेसिंग करानी है, ये सब जो नॉर्मल एडवाइस होती है। उसके अलावा एक एडवाइस होती है कि लगभग 2 महीने से 3 महीने तक जिस तरफ भी आपकी डिवाइस लगी है, यूजुअली नॉन डोमिनेंट हैंड, मतलब जो आपका, अगर आप राइट हैंड से मैक्सिमम काम करते हैं, राइट दाहिने हाथ से आप सारा काम करते हैं, तो बाएं तरफ, और बाएं तरफ से सारा सारा काम करते हैं तो दाहिने तरफ। नॉन डोमिनेंट हैंड मतलब इसी को बोलते हैं। तो नॉन डोमिनेंट हैंड की तरफ लगाते हैं तो उस तरफ के आर्म के मूवमेंट, हाथ के मूवमेंट को लिमिटेड रखना है, शोल्डर से ऊपर नहीं ले जाना होता है। और 3 महीने के बाद, लेकिन इसका मूवमेंट जरूरी है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ झटके से कोई काम नहीं करना है, इससे कोई भारी काम नहीं करना है। बाएं तरफ करवट होके भी सोने के लिए हम लोग अवॉइड करते हैं। तो ये सारा डिटेल हमने सीआरटी-डी पे डिस्कस किया। अभी सीआरटी और सीआरटी-डी पे दोनों के अंतर को समझाया, पेसमेकर से क्या डिफरेंस है उसको समझाया। तो ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के भी पेशेंट अगर होते हैं जिनको इस तरह के डिवाइस की ज़रूरत होती है, तो ये जो मैंने पूरा डिटेल में समझाया, ये मतलब जनरल अवेयरनेस के लिए है, तो मैंने बहुत बेसिक भाषा का इस्तेमाल किया है। कुछ टेक्निकल टर्म्स शायद यूज हुए होंगे, बट ये बिल्कुल बेसिक भाषा का मैंने इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आई होगी बात। अगर कुछ भी क्वेरी फिर भी रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के आप अ, उसका आंसर ले सकते हैं, या हमारे मोबाइल नंबर 9199448999, इस पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपकी क्वेरी को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ इस वीक का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें डेफिनेटली उसको लिखें। हम उसको, जैसे इस बार का सेशन डेफिनेटली ये डिमांड पे था सीआरटी पे, तो उस तरह के सेशंस को हम लोग आगे भी फॉरवर्ड करेंगे, और नए नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।